आज हम इतिहास के उस दूसरे महायुद्ध की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को फिर से हिलाकर रख दिया, वर्ल्ड वॉर 2। ये युद्ध 1939 से 1945 तक चला और इसमें लगभग पूरी दुनिया शामिल हो गई। ये युद्ध मानव इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे विनाशकारी होने के साथ साथ सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ, इसमें कौन कौन शामिल हुआ और वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने इसे शुरू किया और आखिर में इसका अंत कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की, आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। जैसे कि हमने प्रथम विश्व युद्ध में देखा, कमेंट सेक्शन में उसकी वीडियो पिन है, जाकर जल्दी से उसे देख लीजिए। 1919 की वर्साई संधि ने जर्मनी को बेहद अपमानित और कमजोर कर दिया था। जर्मनी को भारी जुर्माना देना पड़ा और उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और कई क्षेत्र उससे छीन लिए गए। जर्मनी की जनता में गुस्सा, अपमान और बदले की भावना गहरी होती गई, जिसके कारण 1920 से 1930 के दशक में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने जर्मनी में सत्ता हासिल की। हिटलर ने जनता से वादा किया कि वह जर्मनी की खोई हुई ताकत वापस लाएगा। I, the President of Germany, will make it a superpower and will surely teach a great lesson to the West. उसके भाषणों ने नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म और रेशियल सुपीरियरिटी की भावना को भड़काने का काम किया। उसने यहूदियों और अन्य माइनॉरिटी को जर्मनी की समस्याओं का कारण ठहरा दिया। 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। ग्रेट डिप्रेशन एक बड़ी आर्थिक मंदी थी जो 1929 में अमेरिका से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इसमें शेयर बाजार ध्वस्त हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए और व्यापार ठप पड़ गए। जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों ने आक्रामक नीतियां अपनाई। इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने फैसिज्म गवर्नमेंट बनाकर अफ्रीका पर कब्जे की योजना बनाई। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म और तानाशाही नियंत्रण पर बेस्ड होती है। इसी समय जापान एशिया में एक्सपेंड करना चाहता था। अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक नीतियां असल में थी क्या, इन्होंने इसे कैसे लागू किया। जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने फैसिज्म विचारधारा को अपनाया, जिसका लक्ष्य था एक शक्तिशाली, एकजुट और शुद्ध जर्मनी का निर्माण। इसके लिए उन्होंने दो प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया, लेबेंसरम और रेशियल सुपीरियरिटी। लेबेंसरम का अर्थ था लिविंग स्पेस, यानी जर्मन लोगों के लिए और जमीन। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य नस्ल दुनिया की सबसे सुपीरियर जाति है और इसे फैलने और बढ़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है। इसी सोच के तहत वह पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था ताकि वहां जर्मन बसाए जा सकें। रेशियल प्योरिटी हिटलर की नीतियों का दूसरा आधार था। उसने यहूदियों, जिप्सियों, समलैंगिकों और विकलांग लोगों को जर्मनी की समस्याओं का कारण बताया और कहा कि ये लोग आर्य नस्ल को कमजोर कर रहे हैं। नाजियों ने यहूदियों को सोशल लाइफ, एजुकेशन और नौकरियों से बाहर कर दिया। बाद में हॉलोकॉस्ट के दौरान लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डालकर मार दिया गया और ये तथाकथित नस्लीय शुद्धता बनाए रखने के नाम पर किया जाता था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी सत्ता में थे। 1922 से 1936 तक इटली के प्रधानमंत्री रहे बेनिटो ने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया था। उनका सपना था कि इटली फिर से रोमन साम्राज्य की तरह शक्तिशाली बने। उसने अफ्रीका और मेडिटेरियन सी में इटली का दबदबा स्थापित करने की कोशिश की। 1935 में मुसोलिनी ने इथोपिया पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उसने लिमीबिया और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। मेडिटेरियन सी को मुसोलिनी मारे नोस्ट्रम यानी हमारा समुद्र कहता था। उसका लक्ष्य था कि पूरा मेडिटेरियन सी इटली के नियंत्रण में हो और इटली एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आए। जापान ने ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्पेयर नाम की योजना बनाई, जिसके तहत वह एशिया के सभी देशों को एक बड़े साम्राज्य में जोड़ना चाहता था। उसका दावा था कि ये योजना एशिया को पश्चिमी देशों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए है, लेकिन असल में वह जापान की लीडरशिप में बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। इस साम्राज्य में चीन, कोरिया, मंचूरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और भारत के भी कुछ हिस्से शामिल थे। जापान के पास इंडस्ट्रीज तो थी, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, रबर और मिनरल्स की भारी कमी थी। दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों में ये संसाधन भरपूर मात्रा में थे। इन्हें हासिल करने के लिए जापान ने चीन और अन्य एशियाई देशों पर कब्जा करना शुरू किया ताकि उसकी सेना और उद्योग को मजबूत बनाया जा सके। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इटली, जर्मनी और जापान इन तीनों देशों में अपनी आर्थिक समस्याओं और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का हल इन तीनों ने मिलकर जमीन पर कब्जा करके और अपनी ताकत दिखाकर ढूंढा। यही कारण था कि धीरे धीरे पूरी दुनिया
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ गई। इटली ने अपनी फांसीवादी महत्वाकांक्षा के चलते युद्ध से पहले ही 1935 से 1936 में इथियोपिया पर हमला किया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये हमला इटली की विस्तारवादी नीति और दुनिया में अपनी शक्ति दिखाने का पहला संकेत था। साल 1936 में जर्मनी और इटली ने रोम बर्लिन एक्सिस पर साइन किया, जिससे एक फ्रेंडली जोन की शुरुआत हुई। साल 1937 से 1940 में जापान भी इसमें शामिल हो गया और 1940 तक तीनों शक्तियों ने त्रिपक्षीय संधि साइन कर दी, जिसमें पारस्परिक रक्षा और विश्व को प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करने का दावा किया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को शुरुआत में रोकने के बजाय उसे और मौके दिए। साल 1938 ये वो साल था जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अब उसकी नजर थी चेकोस्लोवाकिया के सदरलैंड क्षेत्र पर। ये वही इलाका था जहां बड़ी संख्या में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। हिटलर ने दावा किया कि ये लोग असल में जर्मन हैं और इनका भविष्य जो है वो जर्मनी के साथ ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब सवाल था ब्रिटेन और फ्रांस क्या करें। ब्रिटेन उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तबाही से उबर कर आया था। आर्थिक हालात कमजोर थे क्योंकि उसकी कॉलोनीज कंट्रीज में भी बगावतें चल रही थी। साथ ही जनता और नेताओं की मानसिकता ये थी कि किसी भी हाल में एक बड़ा युद्ध टालना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नेविल चैम्बरलेन। उन्होंने माना कि अगर हिटलर की मांग मान ली जाए तो शांति बनी रहेगी। फ्रांस ने भी इस सोच का साथ दिया। नतीजा निकला म्यूनिक एग्रीमेंट, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने मिलकर ये तय किया कि हिटलर को सदरलैंड लेने दिया जाएगा। इस समझौते से ब्रिटेन इतना खुश था कि प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने लंदन लौटकर कहा था, आई बिलीव इट्स अ पीस फॉर आवर टाइम, यानी मुझे विश्वास है कि अब हमारे समय में शांति आएगी। लेकिन असलियत उल्टी निकली। सदरलैंड लेने के बाद भी हिटलर नहीं रुका। उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया और फिर पोलैंड पर हमला कर दिया और यही वे चिंगारी थी जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जन्म दिया। सितंबर 1939 की सुबह यूरोप की शांति अचानक टूट गई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। लेकिन ये कोई साधारण हमला नहीं था। इस हमले को ब्लिट्जक्रिग नाम दिया गया, जिसका मतलब था बिजली की तरह तेज युद्ध। हिटलर की योजना थी कि दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं दिया जाएगा। पहले आसमान से बम बरसाए जाएंगे, फिर टैंकों की बाढ़ और उसके बाद सैनिकों का आक्रमण। कुछ ही दिनों में पोलैंड की सेना बिखर गई। जर्मनी ने वेस्ट से और सोवियत संघ ने ईस्ट से उस पर हमला बोल दिया और पोलैंड मानो नक्शे से ही मिट गया। इसके बाद 1940 तक जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और आखिर में फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया। यूरोप के नक्शे पर अब जर्मन झंडा लहराने लगा था। इसी साल जून 1940 में इटली ने फ्रांस के सदर्न एरिया पर हमला किया। हालांकि इस अभियान में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इटली ने उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लीबिया और मिस्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन शुरू में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में जर्मनी की अफ्रीका कॉर्प्स की मदद से युद्ध जारी रखा गया, जो 1943 तक ट्यूनीशिया में इटालियंस की हार पर समाप्त हुआ। अब हिटलर की नजर ब्रिटेन पर थी, लेकिन ब्रिटेन एक द्वीप था, चारों तरफ समुद्र और मजबूत नौसेना। इसलिए हिटलर ने पहले हवा से हमले करने की योजना बनाई। इस हवाई हमले को कहा गया बैटल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटिश आसमान में लुफ्तवाफे और रॉयल एयर फोर्स के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। लुफ्तवाफे जर्मनी की हवाई सेना थी और रॉयल एयर फोर्स ब्रिटेन की। महीनों तक जर्मन फाइटर जेट्स ने लंदन, मैनचेस्टर और अन्य शहरों पर बम बरसाए, लेकिन ब्रिटिश पायलटों ने आसमान में अपनी शक्ति से जर्मनी को पीछे धकेलने का काम किया। ब्रिटेन की जनता रातों को जमीन में बने शेल्टरों में छिपती, पर हार नहीं मानती। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के शब्द गूंजे, वी शैल नेवर सरेंडर, और ये जर्मनी की पहली बड़ी हार थी। जून 1941 में हिटलर ने अपने ही पुराने सहयोगी सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इस योजना का नाम था ऑपरेशन बर्बरासा। 3 दिशाओं से लाखों जर्मन सैनिक सोवियत सीमा में घुस गए। उत्तर में लेनिनग्राद, केंद्र में मॉस्को और दक्षिण में यूक्रेन की ओर। शुरुआत में जर्मन सेना ने तेजी से बढ़त ली, लेकिन फिर सोवियत धरती ने अपना बदला लिया। सर्दी शुरू हुई और ये कोई सामान्य सर्दी नहीं थी। तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। टैंक जम गए, हथियार जाम हो गए, सैनिकों के हाथ सुन पड़ गए। सोवियत सैनिकों ने अपने शहरों की रक्षा के लिए धरती जलाओ नीति अपनाई। गांव और खेत जलाकर जर्मनों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया। धीरे धीरे हिटलर की सेना रुक गई और फिर पीछे धकेली गई। अपने ही सहयोगी पर हमला करना हिटलर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 7 दिसंबर 1941 के दिन सुबह हवाई द्वीपों पर बना अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर शांति से सो रहा था। तभी जापान के लड़ाकू विमान अचानक आसमान से उतरे। ये एक अनएक्सपेक्टेड हमला था। सिर्फ 2 घंटे में जापानी विमानों ने
अमेरिका के दर्जनों जहाज और विमानों को नष्ट कर दिया। 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये हमला जापान का संदेश था, एशिया अब हमारा क्षेत्र है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर थे। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान और उसके सहयोगियों जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध सचमुच विश्व युद्ध बन गया था। पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक संघर्ष हुआ स्टालिनग्राड में, जहां ये शहर सोवियत नेता स्टालिन के नाम पर था, इसलिए हिटलर इसे हर हाल में जीतना चाहता था। गर्मियों में जर्मन टैंक वोल्गा नदी पर पहुंच गए, लेकिन शहर की गलियों में हर घर एक युद्ध भूमि बन गया था। सोवियत सैनिकों ने इमारत जर्मनी से लड़ाई लड़ी। फिर आया ठंड का मौसम और हिटलर ने पीछे हटने से मना कर दिया। तापमान गिरता गया, आपूर्ति रुक गई और हजारों जर्मन सैनिक भूख और ठंड से मरने लगे। आखिरकार फरवरी 1943 में पूरी जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बैटल को नाम मिला बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। इस लड़ाई ने युद्ध का रुख बदल दिया। अब जर्मनी पीछे हटने लगा और सोवियत आगे बढ़ने लगे। जुलाई 1943 में एलाइज ने सिसिली देश पर हमला कर दिया। इसके बाद मुसोलिनी को सत्ता से हटाया गया और नई सरकार ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस समय इटली दो भागों में बंट गया था। उत्तर इटली एक्सिस का हिस्सा रहा, बल्कि दक्षिण इटली एलाइज के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। युद्ध के अंत तक इटली में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी रहा। एलाइड पावर्स ने फ्रांस के नॉर्मैंडी बीच पर उतरकर वेस्ट यूरोप को आजाद कराने का अभियान शुरू किया। इसे कहा गया डी-डे। अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सैनिकों ने समुद्र पार करके हजारों जहाजों और विमानों के साथ हमला किया। उस समय समुद्र उफान पर था, मौसम खराब था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। जर्मन सैनिक तट के बंकर्स में छिपे, पर मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फ्रांस को मुक्त कर लिया। इसने जर्मनी को चारों ओर से घेर लिया, पश्चिम से अमेरिका और ब्रिटेन, पूर्व से सोवियत संघ। 1945 की शुरुआत तक जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। सोवियत सेना पूर्व से बर्लिन की ओर बढ़ रही थी, जबकि पश्चिम से एलाइड पावर्स आ रहे थे। अप्रैल में बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था, शहर पर लगातार बम गिर रहे थे और जमीन के अंदर बने बंकर में हिटलर अपने आखिरी दिनों में पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस युद्ध ने करोड़ों जानें ले ली और सभ्यता को गहराई से हिला दिया। अप्रैल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत करीब था और एलाइज इटली के उत्तरी हिस्से में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उस समय मुसोलिनी ने जर्मनी के साथ मिलकर एक्सिस की ओर से लड़ाई जारी रखी थी, लेकिन जैसे जैसे एलाइज बढ़े, मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका क्लारा पेटासी भागने लगे। 27 अप्रैल 1945 को उन्हें इटालियन पार्टीशंस यानी स्वतंत्र सेनानियों ने पकड़ लिया। अगले दिन 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी और क्लारा को गोलियों से मार डाला गया और उनकी लाश को मिलान के पियाज़ा लोरेंसो से उल्टा लटकाया गया, जो कि एक्सिस की हार और इटली में रेजिस्टेंस की जीत का प्रतीक बन गई। जापान में चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे जापान को पीछे धकेला। 6 अगस्त से 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। लाखों लोग मारे गए और जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पूरी दुनिया देख रही थी। इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें करीब 2 करोड़ सैनिक और करोड़ों निर्दोष नागरिक शामिल थे। मानव इतिहास में ये सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। हॉलोकॉस्ट के दौरान नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों को प्लान तरीके से मारा था। ये मानवता पर कभी न मिटने वाला एक कलंक बन गया और आने वाली पीढ़ियों को नस्लवाद और घृणा के खतरे की याद दिलाता रहेगा। युद्ध के अंत में जर्मनी, इटली और जापान पराजित हुए। इसके विपरीत अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बनकर उभरे। इन दोनों के बीच विचारात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। युद्ध के बाद विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था भविष्य में किसी बड़े युद्ध को रोकना और देशों के बीच संवाद कायम रखना। इसके साथ ही एशिया और अफ्रीका में कॉलोनिज्म का पतन शुरू हुआ। युद्ध से यूरोपीय देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई, जिससे कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर मिल गया। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध ने न सिर्फ केवल राजनीतिक सीमाएं बदली, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को ही नया रूप दे दिया। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और सोवियत संघ को हुआ। अमेरिका दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति बन गया। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभाव जमाया। जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसे पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया गया। जापान ने अपनी ताकत और साम्राज्य को खो दिया।
यूरोप के कई देश कमजोर हो गए और उसकी अपने उपनिवेशों पर पकड़ ढीली हो गई। विश्व युद्ध 2 ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस युद्ध ने दिखा दिया कि विज्ञान और तकनीक जब विनाश के लिए इस्तेमाल हो तो पूरी मानव जाति खतरे में आ जाती है। ये युद्ध हमें सिखाता है कि सत्ता, लालच और नस्लीय घृणा कितनी तबाही ला सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में मानवता ने इन 2 बड़े युद्धों से कुछ सीखा? सत्ता और वर्चस्व की लालसा यहीं खत्म नहीं हुई। जो देश अमेरिका और सोवियत संघ विश्व युद्ध 1 और 2 में साथ थे, वही बाद में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। चाहे 1914 से 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 के समय का सोवियत संघ, आखिरकार 1985 से 1991 तक यही ताकतें कोल्ड वॉर में आमने सामने आ गई। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि असली लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सत्ता के मोह में छिपी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।